राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। आज विश्व नशा मुक्ति दिवस है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष इस दिवस को 26 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल कई व्यक्ति, संगठन और समुदाय एक साथ आते हैं ताकि लोगों को अवैध दवाओं के कारण समाज में आने वाली समस्याओं के संबंध में सूचित किया जा सके। हर साल ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वर्तमान ड्रग समस्या का समाधान करने के लिए तथ्यात्मक डेटा और आंकड़े शामिल रहते हैं। इस वर्ष की थीम फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स है। यह विषय गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और दवाओं से संबंधित तथ्यों को साझा करने के साथ साथ पूरी दुनिया में समस्या से लड़ने के लिए उपचार के समाधान को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नशे के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे समाज से नशीले पदार्थ के खतरे को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए ऐसा हर एक प्रयास महत्वपूर्ण है, क्योंकि नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। आइए हम नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं और ड्रग्स मुक्त भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करें। याद रखें, एडिक्शन ना तो कूल होता है, ना ही स्टाइल स्टेटमेंट। इसके साथ ही उन्होंने नशे के विषय पर जारी मन की बात के एक पुराने अंक को भी साझा किया। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूँगा, एक बुराइयों वाला 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक ललित सुमन ने भी नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी राष्ट्रवासियों से कहा कि वे नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी समाप्त कर देता है। इसीलिए नशे को ना कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के विस्तार, बस स्टेशन, सड़कों और राजमार्गों जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस अवसर पर यूपी के अधिकारियों ने एक प्रस्तुति भी दी, जिसमें अयोध्या के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। बैठक में अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन हब और एक स्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में की गई और साथ ही एक आगामी ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर भी चर्चा की गई, जिसमें भक्तों के ठहरने की सुविधा, आश्रमों के लिए जगह, मठ, होटल और विभिन्न राज्यों के भवनों के निर्माण आदि के बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा एक पर्यटक सुविधा केंद्र और एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने की बात भी की गई। बैठक के दौरान सरयू नदी और उसके घाटों के आसपास के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि सरयू नदी पर क्रूज संचालन को भी नियमित फीचर बनाया जाएगा। साइकिल चालकों और पैदल लोगों के लिए भी पर्याप्त स्थान के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शहर का विकास करने की बात अधिकारियों द्वारा की गई और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने की बात भी की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया जो कि हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। अयोध्या को सर्वोत्तम परंपराओं और सर्वोत्तम विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करने वाला शहर बताया। इस शहर के मानव लोकाचार और भविष्य के बुनियादी ढांचे से मेल खाने की बात भी पीएम ने कही और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले पीढ़ियों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अयोध्या जाने की इच्छा अवश्य महसूस करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी अयोध्या के विकास कार्य जारी रहेंगे। साथ ही अयोध्या को प्रगति की इस अगली छलांग की ओर अग्रसर करने की गति अभी से शुरू होनी चाहिए। पीएम ने कहा, जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी,
अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ युवाओं द्वारा इस शहर के विकास में योगदान देना भी चाहिए। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अब तक किसी भी अंतरिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार साझा की गई रिपोर्ट बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि एक कथित रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन मांग को बढ़ाकर दिखाया गया है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमसे बात करने वाले पैनल के सदस्यों के अनुसार उन्होंने किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ना ही मंजूरी दी है। यह मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और अदालत में चल रहे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अप्रैल में दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान दिल्ली ने ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना किया और ऑक्सीजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र की थी। बता दें कि ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए बना पैनल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में काम कर रहा है। इसमें दिल्ली सरकार के प्रमुख गृह सचिव भूपेंद्र भल्ला, मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक संदीप बुद्धिराजा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव और संजय कुमार सिंह शामिल हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी। और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथा कथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए जवाब के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी जानते हैं ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। अगर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो भाजपा प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में हजारों लोगों की जान जाने के दोषी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा झूठा ड्रामा किया, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी है। भारतीय जनता पार्टी उनको चेतावनी देती है, अगर उन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए, कौन सेवा में लगा रहा कौन नहीं लगा रहा ये सब सामने आ गया है। 209 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी और ये 1100 मीट्रिक टन की मांग करते रहे। खुद मुख्यमंत्री के आप बयान देख लीजिए, कैसे उन्होंने 900 टन की बात की, कैसे उन्होंने 1100 टन की बात की, और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई वैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया कि मेरे पास तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, आप दूसरे राज्यों को भिजवा दीजिए। इसका सीधा अर्थ है, स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने इस मामले में कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया, दिल्ली में मिसमैनेजमेंट किया है और उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चार बार भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष व ब्रह्मपुरी वार्ड 47E से भाजपा पार्षद राजकुमार बल्लन ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में स्वीकार की। इस अवसर पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एमसीडी में भाजपा की नाकामी जगजाहिर है और इससे विपक्षी नहीं खुद भाजपाई भी अवगत हैं। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए निगम पार्षद ने आपको गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करने वाली पार्टी बताया। साथ ही साथ यह भी कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकार के रूप में वापस करे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लगातार दिल्ली के लोगों के लिए किए जा रहे कामों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुरी वार्ड 47E के निगम पार्षद राजकुमार बल्लन जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवार में इनका स्वागत है। राजकुमार बल्लन जी लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
की जिम्मेदारी का 4 बार निर्वहन करने के साथ साथ मयूर विहार जिला के प्रभारी रहे, उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ ईडीएमसी के अंदर 2 बार जो शिक्षा समिति है, एजुकेशन कमेटी है, उसके अध्यक्ष रहे और दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो हालात हैं, आज ये जगजाहिर हो चुका है कि अगर दोबारा इनके हाथ में आया तो एमसीडी के ये पुर्जे को बेच देंगे। नीलामी की तैयारी हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग बल्कि कांग्रेस के पार्षद कुछ दिन पहले सदर बाजार से ज्वाइन किए और आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान पार्षद राजकुमार बल्लन जी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सबका मकसद एक ही है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार में बदलाव आने से काम की गति बढ़ी है, एमसीडी में भी बदलाव हो और एमसीडी के अंदर काम की गति बढ़े। तो आज मैं राजकुमार बल्लन जी का पार्टी में स्वागत करता हूं। इस बात की खुशी ज़रूर महसूस हो रही है कि मुझे उस पार्टी ने अपना परिवार का हिस्सा बनाना स्वीकार किया है, जो दिल्ली में पिछड़े, गरीब और निर्धन लोगों के लिए जो मसीहा के रूप में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व दे रहे हैं, जो दिल्ली में सरकार है, उन्होंने मुझे अपना परिवार का हिस्सा बनाने की जो मुझे स्वीकार किया, उसकी मुझे खुशी हो रही है। लेकिन बड़ा स्पष्ट संदेश है, देश की जनता ने मोदी जी को चुना, वो देश चलाएं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना, तो केजरीवाल जी को दिल्ली चलाने दें। बड़ा स्पष्ट संदेश है, जिसको जो काम मिला वो अपना काम करे और जो कर्तव्य केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार के लिए उनको वो भीख के रूप में ना दे के जो अधिकार है अधिकार के रूप में दे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में एक नया खुलासा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेच रहे हैं और इस काले धन से नई नई संपत्ति बना रहे हैं। इस संदर्भ में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर इस मामले से अवगत कराएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें उनका पक्ष क्या है। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो ट्रस्ट काम कर रहा है, उन लोगों के साथ एक बैठक की है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक नहीं कई साक्ष्य आप लोगों के सामने कर चुका हूं कि किस तरीके से बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार किया और पिछले 1.5 साल से अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा है, अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो उसके लिए कोई और नहीं, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 10-12 दिन हो गए इस घोटाले का खुलासा करते करते और एक नहीं अनेक साक्ष्य आ चुके। मीडिया ने भी जारी किया, हम लोगों ने भी जारी किया। जब आप इनसे मीटिंग कर रहे हैं तो क्या आपने इनसे सवाल किया कि 1.5 साल में प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक अभी तक क्यों नहीं भर पाए, कि श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से रुक गया है। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घोटाला किया तो क्यों किया, राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है। इस तरह से अगर 1.5 साल से सिर्फ चंदा चोरी में इनका दिमाग लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि
भ्रष्टाचार और लूट करने में काम कर रहे हैं। मैं आज एक साक्ष्य आपके सामने और देना चाहता हूं, और जो बहुत गंभीर है। आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, किस तरह से प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन महंगी हो गई। आपको मैंने बताया कि किस तरह से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेच दी गई, और बीजेपी वालों ने ये भ्रष्टाचार किया। इसके प्रमाण के साथ जब सब कुछ मैंने आपके सामने रखा तो एक मन में सवाल उठता था, ये पैसा जा कहां रहा है, कहां गया ये पैसा, किसने किसने इसमें खेल किया, ये जो पैसा आया ये किसके पास गया। तो मैं आपको एक कागज दिखाना चाहता हूं। रवि मोहन तिवारी जो बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, वो रवि मोहन तिवारी जो 18 मार्च को बीजेपी के मेयर के साथ और ट्रस्ट वालों के साथ मिलके 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेचता है, सुल्तान अंसारी के साथ बेचता है, उस रवि मोहन तिवारी ने 19 अप्रैल को 10 करोड़ रुपए की एक जमीन ली है। 10 करोड़ रुपए की जमीन ली है। और आप मजेदार बात देखिए, ट्रस्ट जब भी जमीन खरीदता है उसको मालियत से कई गुना महंगी जमीन मिलती है। जब ये जमीन खरीदते हैं तो इनको हमेशा लागत से कम मूल्य पर जमीन मिलती है। इस जमीन की लागत है 8 करोड़ 70 लाख रुपए, और इनको आराम से मिल गई 10 लाख रुपए में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं इनको देखना पड़ा। इनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम पे नहीं मिली, इनको मालियत से थोड़ा ज्यादा मिल गई। 8 करोड़ 70 लाख की 10 करोड़ में मिल जाती है। और इसमें रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर का रिश्तेदार, वो 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है। कब? 19 अप्रैल को खरीद रहा है। 19 अप्रैल को खरीद रहा है। ये तारीख 18 मार्च के बाद की तारीख है। और इसमें उसका पार्टनर है सुल्तान अंसारी, इसमें उसका पार्टनर है हरीश पाठक, इसमें उसकी पार्टनर है कुसुम पाठक। यानी जिस हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ मिलके ये ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में जमीन बेचता है, उन्हीं हरीश पाठक और कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के साथ मिलके ये 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है 19 अप्रैल को। ये प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने गए थे, अपनी संपत्ति बनाने में जुटे हुए हैं, ये उसके प्रमाण। और ये जमीन विवादित जमीन थी। इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। ये जो जमीन जिस पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, ये विवादित जमीन है करके लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े बोर्ड जिस जमीन पे लगे हुए हैं, जब ये जमीन इन लोगों ने खरीदी तो इन सब के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। आज की तारीख में बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार रवि मोहन तिवारी और उसके साथ कुसुम पाठक, हरीश पाठक, ये सारे लोग इसमें नामजद हैं और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद एक जमीन खरीदी जाती है। हरीश पाठक के एक भाई हैं अनिल। इस जमीन को विष्णु कुमार जी खरीदते हैं। विष्णु कुमार जी कौन है? बीजेपी के मेयर का अकाउंट देखते हैं। ये 15 मार्च को हरीश पाठक के भाई से 255 वर्ग मीटर जमीन 10 लाख रुपए में खरीदते हैं, और इसमें गवाह बनता है बीजेपी के मेयर का भांजा दीप नारायण उपाध्याय। और यही जमीन ट्रस्ट को 3 दिन के बाद 60 लाख रुपए में 18 मार्च को बेच दी जाती है।
तो मेरा कहना यह है कि जब आपको यह भी पता चल गया कि जो कमाई वहां से हुई, उस कमाई को कैसे हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने मिलकर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ संपत्ति बना ली 10 करोड़ की, इतनी सारी जानकारियां आपको मिल गई, क्या इस देश में सारी जांच एजेंसियां मर चुकी हैं? क्या इस देश की सारी जांच एजेंसियां खत्म हो चुकी हैं? कहीं उनका कोई रोल नहीं है? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे करोड़ों करोड़ का घोटाला बीजेपी वाले कर रहे हैं ट्रस्ट के साथ मिलके, और अभी तक इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिख के उनसे समय मांगा है। मैं उनको ये सारे कागजात बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार से संबंधित, जमीन घोटाले से संबंधित और ट्रस्ट के लोगों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित देना चाहता हूं। आरएसएस के प्रमुख जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन होने का दावा करते हैं, वो इसका संज्ञान लें और इस पर अपनी ओर से उनका क्या पक्ष है वो देश के सामने उनको सार्वजनिक करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 25 जून को हुई कोविड मामलों पर तैयारी व कोविड से बचाव पर चर्चा में कहा कि देश में कोविड के मामलों में 83% तक कमी देखी गई है। अभी तक देश में 6.13 लाख एक्टिव केस हैं, जो कि अपने उच्चतम स्तर 31.3 लाख केस से काफ़ी नीचे है। यह उच्चतम स्तर देश में 10 मई को आया था, जिसके बाद देश में लॉकडाउन भी लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है और 96.7% तक रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। टीकाकरण के मुद्दे पर अधिकारियों के अनुसार देश में अब तक 30 करोड़ टीके दिए गए हैं और इन टीकाकरण में बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं। देश में अब तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं देश में वैक्सीन की दूसरी डोज 5 करोड़ लोगों को मुहैया कराई गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने क्या कहा, आप खुद सुने। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा हम सबको अवगत है, देश में 7 मई के समय पर ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 से अधिक उस समय में उस टाइप के केसेस आए थे। अब हम उस केसेस में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं। 25 मई का वह घटते घटते 2 लाख से कम प्रति रोज के औसत से आने लगी और 7 जून तक 1 लाख के करीब, और अब हमारे केसेस करीब 51,666 जो हैं पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। यह करीब 88% डिक्लाइन इन केसेस है, जो हमने हाईएस्ट पीक देश में डेली केसेस रिपोर्ट होने का नोट किया था। इसी के साथ ही हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1 से 7 मई वाले हफ्ते में जहां देश में 3,89,803 केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते अब 53,000 केसेस के करीब पिछले हफ्ते में औसतन नोट किया गया है। और हम ये देखें तो पाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी देश में जो डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 24% के करीब कमी आई है। यह एक कंटिन्यू ट्रेंड हम पिछले कुछ हफ्तों से नोट कर रहे हैं। हम आशा करते हैं यह ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और देश में इसी तरह से केसेस कम होते रहेंगे। अगर पिछले 4 मई वाले हफ्ते में देखें कि जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, 2 जून वाले हफ्ते में वह घटकर 262 जिले में कन्वर्ट हुआ और अब केवल 125 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं। यानी कि 406 जिले ऐसे थे जहां पर अधिक केसेस आ रहे थे मई वाले हफ्ते में, वह अब घटकर लिमिटेड केवल 125 जिले रह गए हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि हम अब पाते हैं कि ओवरऑल केस का जो कंटेनमेंट है इन्फेक्शन, वह एक लिमिटेड टेरिटरीज में ही नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां पर डेली केसेस रिपोर्टिंग में कमी आई है, दूसरी स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि या कि हमारे हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें भी 37,45,000 जो अधिकतम केसेस देश में 10 मई वाले समय पर हमने नोट किए थे, वह घटते घटते अब 6,12,000 केसेस यानी कि करीब 6.13 लाख एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।